नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियां, पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं चुनाव आयोग की टीमें। वहीं दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। प्रियंका गांधी समेत अखिलेश ने भी महागठबंधन के लिए मांगे वोट। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर फिर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। भाजपा का पलटवार, किरण रिजिजू ने कहा राहुल नहीं पचा पा रहे हैं लगातार हार। मतदाताओं को भ्रमित करने में लगी है कांग्रेस। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी सम्मेलन में हुए शामिल। महतारी वंदन योजना की 21वीं किश्त करेंगे जारी। 69 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 647.28 करोड़ रुपए की राशि होगी ट्रांसफर। भारत न्यूजीलैंड साझेदारी में जुड़ेगा नया अध्याय। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष के साथ प्रस्तावित एफटीए की करेंगे समीक्षा। भारतीय समुदाय को बताया दोनों देशों के बीच रिश्तों की अहम कड़ी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। व्हाइट हाउस का बयान, हर परिस्थिति के लिए तैयार। आर्थिक सुरक्षा ही देश की सुरक्षा का विषय। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जीवन में और उनके काम में एक उद्घोष के रूप में काम आया। देश के कई स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम कहते हुए उन्होंने फांसी के फंदों को भी चूमा और विदेशी आक्रांता के दमन को भी सहा। वंदे मातरम भारत की अंग्रेजों से मुक्ति का एक बड़ा मंत्र बनकर उभरा। यह गीत 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचा था और इसका प्रसिद्ध वाचन 1896 में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा किया गया था। 1905 बंगाल विभाजन के आते आते यह गीत शास्त्रीय राग देश मल्हार में स्वयंबद्ध किया जा चुका था और यह लोकप्रिय भी हुआ और ये जन जन की आवाज भी बना। देश की आजादी के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। जो गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था वो देश के जन जन तक पहुंचा और जन जन की आवाज बना, क्रांति की आवाज बना। देश भर में यह गीत एक राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्र भावना का प्रेरक भी बनकर सामने आया। जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे तो उनके मुंह से एक ही शब्द था, वंदे मातरम। जब अंग्रेज दमन करता था
तो उस दमन को सहने वाले क्रांतिकारियों के मुख से एक ही शब्द निकलता था, वंदे मातरम। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का भी प्रमुख नारा रहा। पूज्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आया। मैं इस महान गीत के साथ कुछ अन्याय भी हुआ। जो गीत जन जन का गीत था, जो गीत क्रांति का गीत था, जो गीत राष्ट्रभक्ति से प्रेरित गीत था, जिसका एक एक शब्द देश की संस्कृति, देश की कन कन भूमि को रिप्रेजेंट करता था। 1923 में काकीनाडा में ये कांग्रेस अधिवेशन में जब गाया जा रहा था और पंडित विष्णु दिगंबर वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने राष्ट्रगीत को आधिकारिक रूप से बदलने का निर्णय लिया। बाद में भी कई मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहिष्णुता दिखाई। यहां तक कि अभी 2017 में स्कूलों में वंदे मातरम गाना चाहिए, उस सर्कुलर को समाप्त करने के लिए देश के एक पार्लियामेंट अवैसी साहब सामने आए और वंदे मातरम का विरोध किया। यहां तक कि 2019 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गायन पर प्रतिबंध लगाया। इतना बड़ा राष्ट्रगीत, देश की क्रांति की आवाज, और उसका इस तरह अपमान। 1 अक्टूबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसे उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया और पूरे देश के अंदर हर जगह पर वंदे मातरम का गायन हो, सामूहिक वंदे मातरम गाया जाए, इसका आह्वान किया है। और 7 नवंबर को पूरे देश में 150 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह पर सामूहिक वंदे मातरम के कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से हो रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर संविधान दिवस तक वंदे मातरम गायन के अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। उसी के तहत 7 तारीख को देश के 150 स्थानों पर वंदे मातरम 150, देश के 150 प्रमुख स्थानों पर सामूहिक वंदे मातरम के गायन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगा। यह आयोजन देश के प्रमुख स्थानों पर होगा, जिसमें करगिल वॉर मेमोरियल से लेकर कारगिल वॉर मेमोरियल से लेकर अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल तक सामूहिक वंदे मातरम गाया जाएगा। गुजरात में सोमनाथ, स्वराज आश्रम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल गेटवे ऑफ इंडिया, तेलंगाना में वरंगल में जो
डॉक्टर अंबेडकर जी का स्टैचू है वहां पर, गोलकोंडा में बाबू जगजीवन राम जी के स्टैचू पर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति के आगे, आगरा के अंदर शहीदी स्मारक पर, फिरोजाबाद में जैन मंदिर पर, वाराणसी में नमो घाट पर सामूहिक वंदे मातरम होगा। तमिलनाडु के अरोड़ में जहां फ्लैग सेवियर कुमारन मेमोरियल है, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, वहां पर वंदे मातरम का गायन होगा। विलोर फोर्ट पर, शिवगंगा फोर्ट तमिलनाडु में, वार मेमोरियल, पुलिस ग्राउंड, ऐसे देश के 150 ऐतिहासिक स्थानों पर 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक वंदे मातरम का गायन का आयोजन करेंगे। हर प्रदेश के अंदर वंदे मातरम का गायन होगा। उसकी सूची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार निकाली गई है। 8 नवंबर से लेकर 26 नवंबर यानी संविधान दिवस तक देश के सभी 1000 भाजपा के जिलों में वंदे मातरम के गायन के कार्यक्रम लड़ीबद्ध किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा का विधायक, सांसद, पार्टी के महापौर वंदे मातरम के गायन करेंगे। प्रदेश की राजधानियों में भी जिस तरह केंद्र सरकार कार्यक्रम कर रही है, पूरे देश के अंदर प्रदेशों की सरकारें वंदे मातरम के सामूहिक गायन के कार्यक्रम 7 तारीख को कर रही हैं। इसी तरह सभी आने वाले समय में सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। जगह जगह पर स्वतंत्रता की इस आंदोलन के जय घोष, वंदे मातरम पर निबंध प्रतियोगिता, कविता पाठन, चित्रकला, इसके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर होने वाले कार्यक्रम #वंदे मातरम 150 के नाम पर सोशल मीडिया में भी डाले जाएंगे। और बंगाल, जहां से ये क्रांति का जय घोष निकला, वहां पर लगभग 1100 स्थानों पर 7 तारीख को वंदे मातरम का गायन होगा। और इस गायन की एक यात्रा, जो इसके साथ जुड़े हुए स्थान हैं, उन पर यात्रा भी निकाली जाएगी। पूरे देश के अंदर वंदे मातरम 150 होने पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत उत्साह है। जगह जगह पर लोग इसका गायन करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। YouTube पर इस समय सबसे ज्यादा वंदे मातरम डाउनलोड किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने सभी कार्यक्रमों के बाद, इन कार्यक्रमों के बीच में स्वदेशी की शपथ, क्योंकि वंदे मातरम स्वदेशी का भी जय घोष रहा है, तो वंदे मातरम के गायन के बाद वहां उपस्थित सभी लोग, सभी भारतवासी स्वदेशी अपनाने की शपथ भी लेंगे। देश की एकता, अखंडता, देश की प्रभुसत्ता मजबूत कराने के लिए, रखने के लिए शपथ लेंगे। ये पूरा कार्यक्रम देश की आजादी के उन क्रांतिकारियों को ट्रिब्यूट करने का, उन्हें याद करने का, उन्हें सम्मान देने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का, उनके कार्यों को याद करने का भी, और उनके रास्ते पे चलने के लिए नौजवानों को प्रेरित करने का एक देशभक्ति का कार्यक्रम है, जो बहुत उत्साह के साथ पूरे देश में 7 अक्टूबर से 26 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक मिनट। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, खासतौर से
वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। वो हर भारतवासी के लिए प्रेरणादायक है। वो कहाँ रहता है, कहाँ बैठता है, कहाँ पढ़ता है, उसको वंदे मातरम पर गर्व है और वंदे मातरम गायन करने पर उसको प्राउड है। ये उनकी मानसिक दिवालियापन बताएगा, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, उसका विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, मेरा सवाल दो सवाल है। पहला सवाल कि आपने बोला कि वार मेमोरियल, करगी वार मेमोरियल से लेकर के एन मार्च कलर जेल तक होगा, तो क्या आर्म पर्सनल भी सामूहिक गान में शामिल होंगे? पहला। दूसरा कि बहुत दिनों से एक मन में बहुत सारे भारतीयों के मन में एक उम्मीद भी है कि वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगान झंडारोहण के समय में गाया जाए। ऐसी कोई प्रस्तावना भविष्य में लाने की उम्मीद है? और तीसरा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था, तो क्या इसे पश्चिम बंगाल के चुनावी आगाज से माना जाए? ऐसा कि पश्चिम बंगाल से वंदे मातरम पूरे देश को मिला 1100 स्थानों पर, और वहां यात्राएं निकाली जा रही हैं। 1100 स्थानों पर वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा, और देश भर में भी मैंने तो आपको उदाहरण दिया, हिमालय से करगिल से लेकर हिंद महासागर में अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल तक, हर क्रांति के उस स्थान पर, भारत की पग पग भूमि पर वंदे मातरम का गायन भारत की धरती पर होगा। अगले साल 2026 में बंगाल का चुनाव है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी का सीधा सीधा संबंध बंगाल से है। वंदे मातरम आप लोग बंगाल में करना भी चाह रहे हैं, 1100 जगहों पर आप कह रहे हैं कि वहां पर एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम करेंगे, गायन भी होगा और रैलियां भी निकाली जाएंगी। तो आपको लगता है कि वहां की सरकार आपको सपोर्ट करेगी और कहीं ये चुनाव को लेकर ये इस तरीके की रणनीति? देश के अंदर राष्ट्रगान गाने के लिए किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये क्रांति का तराना है, हर भारतीय के दिल से निकलता है। धन्यवाद। प्रसारण देख रहे थे। बीजेपी हेडक्वार्टर से बीजेपी के नेता तरुण चुग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो देश का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसको 150 साल पूरे हो चुके हैं, और वंदे मातरम के साथ कांग्रेस की सरकारों के दौरान कई तरह की रोक टोक लगाई गई, और बीजेपी और ख़ासकर जो मोदी सरकार है वो वंदे मातरम गाने को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। और 150 साल पूरे होने के सिलसिले में 7 नवंबर से 26 नवंबर तक पूरे देश में वंदे मातरम का गायन होगा, और बीजेपी इसको लेकर के बड़ा कार्यक्रम कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के साथ स्वदेशी अभियान पर भी जोर दिया जाएगा। आइए आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी बूथों के लिए ईवीएम और मतदान कर्मियों को डिस्पैच कर दिया गया है। इस बार हर मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग की जा रही है, जिसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग पटना में बने कमांड सेंटर में की जाएगी। चुनाव आयोग ने इस बार वोटरों को लंबी कतार से बचाने के लिए 90,712 मतदान केंद्र बनाए हैं। अब एक केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। पहले चरण की वोटिंग में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। पहले चरण के मतदान में एनडीए और महागठबंधन दोनों के कई दिग्गज, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और हर बूथ पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। इन सीटों पर करीब 11 उम्मीदवार प्रति सीट औसतन मैदान में हैं। मुजफ्फरपुर और कुर्नी में सबसे ज्यादा 20-20 उम्मीदवार, और भोरे, परबत्ता, अलौली में सबसे कम 5-5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान के लिए ईवीएम के बैलेट पेपर पर पहली बार प्रत्याशियों की फोटो रंगीन और सीरियल नंबर बड़े फॉन्ट में किया गया है। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल मुकाबले देखने को मिलेंगे। 25 सीटों पर भाजपा और राजद के बीच सीधी लड़ाई है, जबकि 12 सीटों पर भाजपा बनाम कांग्रेस, 34 सीटों पर जदयू और राजद आमने सामने हैं। 11 सीटों पर जदयू बनाम कांग्रेस,
14 सीटों पर लोजपा रामविलास मैदान में है। इनमें से 12 पर राजद से सीधा मुकाबला होगा। भाकपा माले की जदयू से 7, भाजपा से 5 और लोजपा रामविलास से 2 सीटों पर टक्कर रहेगी। जबकि वीआईपी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें 3 पर भाजपा और 1 पर जदयू से मुकाबला हो रहा है। बिहार में चुनावी सरगर्मी भी बढ़ रही है। रैली और जनसभाएं भी बड़ी संख्या में हो रही हैं। उसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के पूर्वी चंपारण की मधुबन विधानसभा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। आइए आपको सीधे हम छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। वहां पर उपराष्ट्रपति एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हम सभी को यह ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ वामपंथी उग्रवाद, जिसे नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, से ग्रसित था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दृढ़ निश्चय के साथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अदम्य साहस से अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने खात्मे की ओर है। छत्तीसगढ़ अब और तेजी से विकास करने वाला है। Communists are always worried about, Naxals are always worried about distribution. They never worried about how to create wealth, how to produce food grain, but they were always talking about how to distribute food grain. नक्सलवादी हमेशा इस बात की बात करते रहे कि अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अनाज उपजाने के बारे में, मेहनत कर लोगों को उनका हक दिलाने के बारे में न तो कोई बात की, न ही कोई प्रयास किया। But our Pradhan Mantri Narendra Modi ji always thinking about how to create wealth, then only it can be distributed to the poor people of this nation. We can raise the living standards of the poor people. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हम कैसे वो जरिया बने कि हमारे देश के वंचित और गरीबों तक उनका हक, उनकी आजीविका और उनके जीवन यापन के उन्नत साधन पहुंचाएं। My dear sisters and mothers, on the sacred land of Ma Bambaleshwari Devi, women's empowerment, respect and upliftment have become the identity of our Rajnandgaon. Here, women's strength is not just an inspiration, but a synonym of change. मां बमलेश्वरी के धाम में महिला सशक्तिकरण, महिला उन्नयन एक मिसाल बना है। महिला अपने प्रयासों से कैसे विकास की नई गाथाएं लिख सकती हैं, राजनांदगांव जिला इसका एक उदाहरण है। 3 days back, our Indian women cricket team won the Cricket World Cup for the first time in the world history. That means our Indian women are rising and rising and rising. 2 दिन पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। यह साबित करता है कि हमारी महिलाएं लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं और लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। On the behalf of the entire nation, I salute the Lakopati Didis for your courage, your perseverance and your contribution to our democracy, and I am sure you are not going to stand alone as Lakopati, but we are going to become the Kurobati Didi soon. That I am sure about it. आज इस अवसर पर मैं लखपति दीदियों के साहस, परिश्रम, दृढ़ निश्चय को सराहना के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी लखपति दीदी स्वयं लखपति दीदी बनकर रुकेगी नहीं, बल्कि और भी दीदियों को लखपति दीदी बनने के लिए प्रेरित भी करेगी, मार्ग भी दिखाएगी। As we all know, तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जहां पर लखपति दीदियों से जुड़े कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन
संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने में केंद्र और राज्य सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ था। दूसरे मैच में मेजबान टीम ने जीत दर्ज की थी। तीसरा मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम किया था। तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और इस बुलेटिन में मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। सीरीज में बढ़त की जंग, जीत होगी किसके संग? ये सवाल भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के जहन में घूम रहा है। T20 सीरीज का चौथा मुकाबला कैरारा ओवल में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें एक बार फिर जीत को अपना बनाने के लिए जद्दोजहद करती दिखेंगी। पिछले मैच में मिली जीत के बाद टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। हालांकि टीम को अपने उप कप्तान शुभमन गिल से अभी भी बड़ी पारी का इंतजार है, जो अब तक उनके बल्ले से नहीं आई है। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में कमाल किया था। ऐसे में एक बार फिर उनसे इसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रहने वाली है। बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो मिशेल मार्श अच्छे फॉर्म में हैं। ग्लेन मैक्सवेल की इस मुकाबले में वापसी की उम्मीद की जा रही है, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम को नई मजबूती दे सकते हैं। गेंदबाजी में नाथन एलिस ने 6 मैचों में 11 विकेट निकाले हैं, जबकि अन्य खिलाड़ियों से भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। आंकड़ों की बात करें तो T20 में दोनों टीमों के बीच अब तक 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 21 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत हासिल की है। 2 मैच बेनतीजा रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक 15 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 8 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। साफ है, ओवरऑल हो या ऑस्ट्रेलिया की धरती, हर जगह टीम इंडिया को बढ़त है। ऐसे में इसी बात को अपनी ताकत बना टीम इंडिया को एक बार फिर से सामने आना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। LIC